अंबर और साहिल के नैनीताल से वापस लौटने के बाद कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और अब मुग्धा जी की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। अब तो वो काफ़ी बातें भी भूलने लगी थीं। वो बैठे बैठे कहीं भी सो जाती थीं। ट्यूमर ने अब उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। अंबर और साहिल पूरी कोशिश करते कि वो खुश रहें। उनके रिश्ते की खामोशी अभी भी वैसे ही थी, पर उन्होंने मुग्धा जी को यकीन दिला दिया था कि अब उनके बीच कोई भी नाराजगी नहीं है। वो दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। साहिल और अंबर दोनों ऑफिस में थे उस दिन जब अचानक से मुग्धा जी के सर में तेज दर्द उठा। उनकी हालत से घबराकर सर्वेंट ने पहले साहिल को फ़ोन किया, पर साहिल मीटिंग में था, जिसकी वजह से उसका फ़ोन साइलेंट पर था। वो कॉल पिक नहीं कर सका तो सर्वेंट ने अंबर को फ़ोन लगा दिया। अंबर के फ़ोन उठाते ही उसने उसे मुग्धा जी की हालत के बारे में बताया। ठीक है, तुम ड्राइवर की हेल्प से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचो। मैं साहिल को इन्फॉर्म करके वहां पहुंचती हूं, अंबर ने कहा और तुरंत ही साहिल का नंबर मिलाने लगी। कुछ ही मिनटों में वो नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी साहिल का फ़ोन नहीं उठा तो उसने उसके ऑफिस के रिसेप्शन पर कॉल करके उसे तुरंत इन्फॉर्म करने को कहा और खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते से ही उसने जगमोहन जी को भी कॉल कर दिया था। वहां पहुंचकर अंबर ने डॉक्टर से बात करके उनके एडमिशन की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की और वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि तभी साहिल भी भागते हुए वहां पहुंचा। अंबर कैसी हैं मम्मी, ठीक तो है ना? डॉक्टर्स ने क्या कहा? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। नहीं साहिल, ठीक नहीं है वो, उनकी हालत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी ही ऑपरेशन करना होगा, वरना ट्यूमर कभी भी फट सकता है। वो लोग उन्हें बस थोड़ी ही देर में ओटी में शिफ्ट करेंगे। अंबर ने उसे पूरी जानकारी दी तो साहिल वहीं धम्म से बैठ गया। साहिल परेशान मत हो, आंटी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी तो वो बिलक पड़ा। साहिल, इतनी जल्दी नाउम्मीद मत हो, क्यों रो रहे हो? कहते हुए अंबर आकर उसके बगल में बैठ गई। मैं पूरी जिंदगी उनसे दूर भागता रहा, उन्हें तकलीफ देता रहा, उन्हें एहसास कराता रहा कि उनके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके बिना भी जिंदा रह सकता हूँ। पर उन्होंने कभी भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा मेरे करीब आने की, मेरी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करती रहीं। और आज जब हमारा रिश्ता ठीक हो रहा था, मुझे उनकी ज़रूरत थी, तो वो कैसे मुझसे दूर जा सकती हैं? वो नहीं जा सकती हैं अंबर, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी तो वो मिली हैं मुझे, हमेशा खुद से झूठ बोलता रहा कि मैं उनके बिना जी सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। वो बस एक बार ठीक हो जाएं, मैं उन्हें बताऊंगा कि उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैं हमेशा ही देर कर देता हूँ अंबर, कहते हुए साहिल रो पड़ा। उसकी बातों ने अंबर की आंखों को भी भिगो दिया था। साहिल, पॉजिटिव रहो प्लीज, मिरेकल भी तो होते हैं, क्या पता वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आए। तुम बस प्रे करो उनके लिए और कुछ भी मत सोचो, अंबर ने कहा और उसके लिए पानी लाने उठ गई। थोड़ी देर बाद जगमोहन और सरला जी भी वहां आ गए। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मुग्धा जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। उनका ऑपरेशन शुरू हुआ जो लगभग 5 घंटे तक चला। बाहर बैठे सभी लोग उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। साहिल तो बस पागलों की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसका चेहरा और आंखें देखकर कोई भी उसके दिल की हालत का अंदाजा लगा सकता था। अंबर ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ और कमजोर देखा था, वरना जिस साहिल को वो जानती थी उसे तो अपनी माँ के जिक्र तक से नफरत थी। पर क्या वो सच में नफरत थी? नहीं, शायद एक बकती नाराजगी थी जिसे साहिल ने नफरत समझ लिया था, वरना आज वो उनके लिए यूं ना तड़प रहा होता। तो क्या साहिल का हर दावा झूठा था और वो जहरीली बातें भी झूठी थीं जो उस दिन उसने मुझसे कही थीं? तो क्या वो सच कह रहा था कि उसने सब कुछ ऋषभ की दोस्ती के लिए कुर्बान कर दिया था? और क्या साहिल का ये दावा भी सही है कि उसके लिए मेरी नफरत भी बस वक्ती है? मैं आज भी उससे मोहब्बत करती हूँ और अगर ये सच नहीं है तो उसे यूं तकलीफ में देखकर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों नहीं देख पा रही हूँ मैं उसे इस हालत में, जबकि मुझे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। इन सब बातों को सोचते हुए अंबर अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो गई और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए।
साहिल ने जैसे ही उन्हें देखा भागकर उनके पास आ गया। डॉक्टर, मेरी मम्मी ठीक तो है ना? उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। आई एम सॉरी मिस्टर गुजराल, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर उनका ट्यूमर बहुत बढ़ गया था और उसे रिमूव करना पॉसिबल नहीं हो पाया। आप प्लीज़। उनकी बात पूरी होने से पहले साहिल बोल पड़ा, सॉरी किस बात की सॉरी? हाँ, आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं? मुझे बस इतना बताइए। सी इज़ फाइन। नो मिस्टर गुजराल, सी इज़ नो मोर। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और आगे बढ़ गया। उसकी बातों ने साहिल के पैर वहीं जमा दिए। कुछ वक्त तो उसे यकीन करने में लगा। वो इतना शौक था कि उससे हिला भी नहीं गया। कुछ पल बाद जगमोहन जी के हिलाने पर वो होश में आया। साहिल बेटा, तुम संभालो खुद को, उन्होंने कहा तो वो गले लगकर रो पड़ा। अंकल, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? ये डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं ना? उसने रोते हुए कहा। तो जगमोहन जी उसके सर पर हाथ फेरकर उसे दिलासा देने लगे। अंबर भी उठकर उनके पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठा दिया। साहिल, उसने पुकारा तो वो भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल से मुग्धा जी की बॉडी को उनके घर लाया गया और आगे का सारा काम उनके घर से ही हुआ। 3 दिन तक पूजा, हवन और शुद्धि के बाद जगमोहन जी और सरला जी भी पायल को लेकर अपने घर आ गए। मुग्धा जी के चले जाने से कुछ ही दिन में वो घर वीरान लगने लगा था। अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद से साहिल और अंबर की भी आपस में कोई बात नहीं हुई थी। जहां एक तरफ अंबर रस्मों में व्यस्त थी, वहीं साहिल दिन में तो थोड़ी देर आने जाने वालों से मिलता था और शाम होते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। अंबर जानती थी कि वो बहुत अपसेट है, तकलीफ में है और हॉस्पिटल से आने के बाद साहिल ने किसी से एक शब्द भी नहीं बोला था, इसलिए उसने उसे नॉर्मल होने के लिए छोड़ दिया था। सबके जाने के बाद रात को अंबर अभी पर्व को सुलाकर कमरे से बाहर आई थी कि तभी उसने देखा सर्वेंट साहिल के कमरे से खाने की थाली वापस लेकर आ रहा था। क्या हुआ? ये खाना वापस क्यों लेकर जा रहे हैं आप? उसे रोककर अंबर ने पूछा। वो बिटिया, साहिल बाबा ने खाना खाने से मना कर दिया है, कह रहे थे उन्हें भूख नहीं है, पर बिटिया उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, आप ही समझाओ उनको। अंबर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर उसने वो थाली उनके हाथ से ले ली और साहिल के पास कमरे में आ गई। अंबर जब अंदर आई तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर रखा था साहिल ने। अंबर ने जब लाइट जलाई तो उसकी हालत देखकर वो बिल्कुल दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि सदियां बीत गई हों उस कमरे में किसी को आए हुए, इतनी वीरानी थी वहाँ। उसने अपनी नजरें दौड़ाकर साहिल को ढूंढा तो वो उसे अपने उसी कोने में सर झुकाए बैठा दिख गया जहाँ वो हमेशा बैठता था। अंबर ने खाने की प्लेट एक तरफ रखी और चलकर उसके करीब आ गई। साहिल, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा। साहिल ने जब अपना चेहरा ऊपर करके उसकी तरफ देखा तो अंबर का दिल कट के रह गया। चंद दिनों में ही कितना बदल गया था वो। लाल आंखें, थका हुआ चेहरा, बिखरे बाल, बड़ी हुई सेब उसके दिल और दिमाग की हालत बयान कर रहे थे। सूजी आंखें बता रही थीं कि बीती रातों में वो कितना रोया है। उसे इस तरह देखकर अंबर की आंखें भर आईं। साहिल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, और खाना भी नहीं खा रहे हो तुम, ऐसे कैसे चलेगा? संभालो खुद को, चलो उठो, थोड़ा सा खा लो। आंटी तुम्हें ऐसे देख रही होंगी तो कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें, अंबर ने उसे हिलाते हुए कहा। तो उसने कुछ लम्हे उसे खाली खाली आंखों से देखा और फिर दोबारा से अपना सिर घुटनों में छुपा लिया। मुझे भूख नहीं है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, उसने सर झुकाए ही कहा। अंबर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे खाने के लिए कैसे राजी करे। अंबर को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो थोड़ी देर तक उसे यूं ही देखती रही, फिर आकर उसके बगल फ्लोर पर बैठ गई। अंबर उसका दुख महसूस तो कर पा रही थी, पर उसके पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे उन्हें कम करे। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि साहिल ने एक बार फिर उसे महसूस करके चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा ना अंबर, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बस कुछ देर अकेले रहना है, उसने कहा। तो अंबर उसके चेहरे को देखने लगी। कितना दर्द था उसकी आंखों में, जो बस किसी भी वक्त छलकने को बेताब था। साहिल, तुम ठीक नहीं हो, उठो और बाहर चलो मेरे साथ। इस तरह खुद को कमरे में बंद करके क्या होगा?
क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को? क्या हो जाएगा यूं भूखे रहकर? हाँ, आंटी चली गई हैं, पर कहीं ना कहीं से तुम्हें जरूर देख रही होंगी और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा तुम्हें इस हाल में देखकर। तुम खुद को ही नहीं, उन्हें भी तकलीफ दे रहे हो। साहिल, उठो, चलो यहाँ से। तुम्हें इस तरह छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा रही। कहते हुए अंबर ने उसे कंधे को पुश करके उसे उठाना चाहा तो साहिल उसके गले लगकर बिलक पड़ा। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रो रहा था वो अंबर के गले से लगकर, और उसका यूं रोना अंबर के दिल को छलनी कर रहा था। उसके कंधे पे गिरते साहिल के आंसू उसे भी पिघला रहे थे। उसने खुद को उससे दूरी करने की बहुत कोशिश की, पर अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और न जाने किस लम्हे उसने अपनी बाहों का घेरा साहिल की पीठ पर कस दिया और उसके साथ रो पड़ी। कुछ देर तक वो सिसक कर रोता रहा और अंबर ने उसे जी भर कर रोने दिया। वो बस उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाकर उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर बाद जब साहिल शांत हुआ तो निढाल होकर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अंबर ने कहा, सच कहूँ साहिल, तो मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आंटी से इतना प्यार करते होगे कि उनके जाने के बाद तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। मुग्धा आंटी जब भी तुम्हारे बारे में बात करती थीं, हमेशा मैंने उनकी आंखों में तुम्हें लेकर दर्द ही देखा था। उन्होंने कभी कहा नहीं, पर समझ में आता था कि तुम्हारे होते हुए भी वो कितनी अकेली हैं। क्यों नहीं तुमने उन्हें कभी बताया कि तुम उनसे इतना प्यार करते हो? अंबर ने उससे पूछा तो साहिल की आंखें उन्हें याद करके दोबारा से छलक उठीं। काश मुझे पता होता कि उनके जाने के बाद मैं टूट जाऊंगा, तो मैं कभी उनके साथ वो सब ना करता जो मैंने किया। मुझे भी कहाँ पता था कि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। काश कि वक्त रहते हम अपनी ज़िंदगी में अपनों की अहमियत को समझ पाते। साहिल ने कहा तो अंबर का दिल धड़क उठा। वो बस बेचैन होकर उसके चेहरे को देखने लगी। पापा की डेथ के बाद से मैंने हमेशा ही उनका दिल दुखाया था। अंबर, उनको और उनके प्यार को अपनी नफरत और गुस्से की आग में जलाकर राख कर दिया मैंने। मेरी वजह से गई हैं वो। बहुत बुरा बेटा हूँ मैं, बहुत बुरा। तभी तो सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पहले पापा गए, फिर मम्मी गईं, और फिर तुम भी। किसी रिश्ते को नहीं निभा सका मैं, कहकर वो फिर से रो पड़ा। तो इस बार अंबर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। ये सब मत सोचो साहिल, आंटी तुमसे बहुत प्यार करती थीं, हमेशा तुम्हारी ही बातें करती रहती थीं। तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखकर उन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहीं भी नहीं गई हैं, तुम्हारे आसपास ही हैं। बस उन्हें महसूस करो जैसे मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे पास होते हैं, हर मुसीबत से मुझे बचाते हैं। आज भी मैं उन्हें अपने पास महसूस करती हूँ। उनकी यादें, उनका एहसास कभी नहीं मर सकता, वो हमेशा जिंदा रहता है। कहते हुए अंबर की आंखें अपने मम्मी पापा को याद करके छलक उठीं। तो साहिल ने उसके चेहरे से आंसुओं को साफ करके उसे अपने आगोश में भर लिया। दर्द दर्द से मिलकर दवा का काम कर रहा था। दोनों के लिए न जाने कैसा एहसास था। उस वक्त अंबर ने भी अपना सर साहिल के सीने पर रखकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गए। एक दूसरे की नज़दीकी आज बरसों के बाद फिर से उन्हें वही सुकून दे रही थी, और दिल का सुकून हर दर्द का मरहम होता है। कुछ देर बाद खुद को साहिल की बाहों में होने के एहसास ने अंबर को बेचैन कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल बैठी थी। उसका दिल कर रहा था कि इस सुकून में पूरी जिंदगी बिता दे, पर अब जब उसे होश आया तो वो अपनी धड़कनों के शोर को सुन पा रही थी। खुद को संभालते हुए उसने चेहरा ऊपर किया तो उसकी सांसें साहिल की सांसों से टकराने लगी। अंबर खुद को अलग करने की कोशिश करने लगी। वो इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, पर उसकी सारी कोशिशें साहिल के मजबूत घेरे में बेअसर थीं। उसने साहिल की तरफ देखा जो नज़रों से कितना कुछ कह रहा था। उसे खुद से दूर करने का साहिल का कोई इरादा नहीं था। वो बस उसके एहसासों में खोकर सब कुछ भूल जाना चाहता था। अगले लम्हे जैसे ही साहिल की उंगलियों ने अंबर के चेहरे को छुआ, उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। इससे पहले कि वो उन पर काबू पाती, उसकी सांसें साहिल की सांसों से उलझ चुकी थीं। वो आगे बढ़ गया था।
अंबर उसे रोकना चाहती थी, पर उसके दिल ने उसे ही रोक दिया। उसके असर में वो बेअसर होने लगी थी। वो उस एहसास को पहचानती थी। धीरे धीरे बंद आंखों ने पुरानी यादों का एक झरोका खोल दिया, जिसमें वो साहिल के साथ डूबने लगी थी। अंबर, मुझे छोड़कर मत जाना कभी, आई लव यू, साहिल ने उसके कान के पास अपना चेहरा लाते हुए कहा, तो उसकी उस आवाज़ ने उसे होश में ला दिया। उन यादों के कड़वेपन ने अंबर की आंखें खोल दी। 2 सेकंड नहीं लगे और वो साहिल को पीछे धकेलते हुए उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। अपनी बेतरतीब सांसों को संभालते हुए साहिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जो आंखों में आग लिए उसे ही देख रही थी। साहिल के करीब आकर अचानक अंबर उससे दूर हो गई थी, जो साहिल को भी हैरान कर गया था। वो उसकी इस हरकत को समझने की कोशिश ही कर रहा था। तभी अंबर चीख पड़ी, मैंने कहा था ना साहिल तुमसे, मेरे करीब आने की तुम कोशिश मत करना। फिर क्यों आए तुम? मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे तुम्हें नहीं पड़ा था। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है अब। और खबरदार, जो तुमने कभी दोबारा मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नफरत है मुझे इस शब्द से, समझे तुम? अंबर ने गुस्से से कहा। तो साहिल हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले तक तो वो उसकी बाहों में थी, उसे प्यार कर रही थी, उसे तकलीफ में देखकर रो रही थी, और अब जाने की बात कर रही है। वो अंबर को समझ ही नहीं पा रहा था। क्या हो गया है अंबर तुम्हें? क्यों सब कुछ तबाह कर देना चाहती हो? क्या हासिल होगा तुम्हें खुद को और मुझे सजा देकर, और रह पाओगी मुझसे दूर जाकर, जबकि तुम जानती हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? साहिल ने उसके करीब आकर कहा, नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, और प्यार तो दूर की बात है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहती। मत आया करो यूँ मेरे करीब, अंबर ने गुस्से से कहा। झूठ बोल रही हो तुम, और खुद से बोल रही हो। अगर ये सच होता तो तुम जिंदगी में कब का आगे बढ़ चुकी होती। पर देखो खुद को, आज भी तुम मेरी तरह वहीं खड़ी हो, उन्हीं अधूरे एहसासों के साथ जो मुझसे जुड़कर पूरा होता है और सब कुछ भुला देता है। फिर क्यों इनकार कर रही हो तुम? इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार अपने दिल से तो पूछ लो। माफ़ कर दो मुझे अंबर, कितनी सज़ा दोगी? थक चुका हूँ मैं। हमारा बेटा है, कम से कम उसके लिए ही मुझे माफ़ कर दो। क्यों सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती हो तुम? साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सब कुछ बर्बाद कर रही हूँ? अरे बर्बाद करके तो तुम चले गए थे सब कुछ 5 साल पहले। जिन एहसासों की तुम दुहाई दे रहे हो, वो तो कब का तुम्हारी बेवफाई की नज़र हो चुके हैं। और किस प्यार की बात कर रहे हो तुम, जिसकी तुम्हारी नज़रों में कोई भी औकात ही नहीं थी? वो एक रात का जिस्मानी प्यार जो मेरे थप्पड़ का बदला था तुम्हारे लिए। क्या कहा था तुमने उस रात कि तुम खुद पर कोई इल्ज़ाम नहीं चाहते हो? तो नहीं दिया था मैंने तुम्हें कोई इल्ज़ाम। अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर तुम्हारे पास आई थी ये बताने कि तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। और तुमने क्या किया? अपने गुरूर में मेरी उस मोहब्बत को बेरहमी से रौंद डाला। मेरे इन्हीं एहसासों की कीमत लगाकर मुझे एक पल में बाजारू कर दिया था। कितनी भी मजबूरी हो, कोई अपनी मोहब्बत को जलील नहीं करता जो तुमने किया। कैसे यकीन कर लूँ मैं तुम्हारा? अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें उस वक्त अपने अंदर पल रही उस धड़कन के बारे में नहीं बताया, वरना तुम तो उसे भी गाली देते और आज कह देते कि मजबूर थे तुम उसे अपना ना मानने के लिए। अंबर प्लीज़ मत करो ऐसी बातें जिससे मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। साहिल उसकी बातों पर तड़प उठा। तुम्हारे यूं तड़पने से सच्चाई नहीं बदलेगी साहिल। उस वक्त तो मैंने तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दिया था, पर आज देती हूँ। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर अब मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं छीनने दूंगी। तुम्हारी कोई भी वजह, कोई भी दलील, कोई भी मजबूरी अब मेरी खुशियाँ वापस नहीं ला सकती। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। कहते हुए अंबर उससे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। अंबर प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हारे सिवा अंबर। मम्मी का जाना तो मैं बर्दाश्त कर गया, पर अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। साहिल ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबर ने बेरहमी से कहा और उसके कमरे से बाहर आ गई। और साहिल एक बार फिर निढाल होकर वहीं बैठ गया। नहीं मिला है कोई तुझसा आज तक मुझको, और ये सितम अलग है कि मिला तू भी नहीं। उसके बाद पूरी रात और अगला दिन बीत गया।
साहिल अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अंबर पर्व के पास चुपचाप लेटी हुई थी कि तभी किसी से जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर आई तो देखा सर्वेंट परेशान सा उसके रूम के बाहर खड़ा था। अरे काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उनका चेहरा देखकर अंबर ने पूछा। वो बिटिया साहिल बाबा। क्या हुआ साहिल को? अंबर तुरंत बोल पड़ी। वो साहिल बाबा ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और अभी जब मैं उनसे खाने का पूछने गया तो उन्होंने मुझे बाहर जाने का कह दिया। बिटिया आप ही समझाओ कि कुछ खा लें, ऐसे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बिना खाए पिए कोई कैसे जिंदा रह सकता है? सर्वेंट ने कहा तो अंबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे रात को साहिल से कही अपनी वो बातें याद आ गईं। कहीं ये सब करने के पीछे उसका कोई नया मकसद तो नहीं है? अचानक एक ख्याल अंबर के दिमाग में आया और वो उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। अंबर ने अंदर जाकर देखा साहिल अभी भी दीवार से लगकर उसी तरह बैठा था। वो जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। यूं खाना पीना छोड़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो साहिल? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझ पे दबाव बना लोगे तो गलतफहमी है ये तुम्हारी। तुम्हारे यूं भूखे प्यासे रहने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तो बेहतर यही होगा कि जाकर खाना खा लो। अंबर ने रुखाई से कहा तो साहिल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसके सामने आ गया। उसने एक जलती हुई निगाह अंबर के पूरे वजूद पर डाली और उसकी बाहें पकड़कर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसकी छुअन से अंबर को एहसास हुआ कि उसका बदन आग की तरह तप रहा था। साहिल, तुम्हें तो तेज बुखार है। इससे पहले कि अंबर कुछ कह पाती साहिल ने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता चुकी हो तुम, अब जाओ यहाँ से, कहकर उसने अंबर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। न जाने क्यों अंबर का दिल बैठ सा गया। अब उसे कहीं ना कहीं अपने उस बर्ताव पे पछतावा होने लगा था। मैं भी ना, क्या हो गया था मुझे कल रात? उससे हारने के डर से कितना कुछ कह दिया मैंने उसे। ये भी भूल गई कि उसकी मम्मी की डेथ हुई है। कितनी तकलीफ में था वो, मुझ में सुकून ढूंढ रहा था और मैंने क्या किया। उफ, अब मैं क्या करूं? कितना तेज फीवर है उसे और उसने कुछ खाया भी नहीं है। अपने आप को डांटते हुए वो साहिल के लिए परेशान हो गई। साहिल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, आई एम सॉरी। उसने कई बार कोशिश की पर साहिल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अंबर मायूस होकर पर्व के पास आ गई। अगली सुबह जब वो उठकर बाहर आई तो देखा साहिल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांक कर देखा तो साहिल वहाँ नहीं था। तो वो किचन में आ गई। काका, आपने साहिल को देखा है? उसने पूछा। हाँ बिटिया, साहिल बाबा तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए, उन्होंने बताया। तो अंबर सोच में पड़ गई। उन्होंने नाश्ता किया था? उसने दूसरा सवाल किया। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहा भी तो कह रहे थे ऑफिस में ही कर लूँगा, आपके लिए लगाऊं नाश्ता? काका ने पूछा तो अंबर मना करके अपने कमरे में आ गई। आज पूरा हफ्ता बीत गया था। अंबर ने साहिल को नहीं देखा था। वो सुबह उसके उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता और आधी रात को घर लौटता था। उसने अंबर से वैसे ही दूरी बना ली थी जैसे कभी मुग्धा जी से बनाकर रखता था और अब उसकी ये खामोशी अंबर को चुभने लगी थी। और आज अंबर ने ठान लिया था कि वो साहिल से बात किए बिना नहीं सोएगी। रात के 1:15 हो रहे थे जब साहिल की गाड़ी की आवाज़ अंबर के कानों में पड़ी। वो हॉल में डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रही थी। साहिल जैसे ही अंदर आया वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हो गई और उसके चेहरे को देखने लगी। एक सुकून था जो इतने दिनों के बाद साहिल को देखकर उसकी आंखों में उतर आया था। साहिल ने उसे देखा और नज़रअंदाज करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि तभी अंबर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। साहिल ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। अंबर, हटो मेरे सामने से, उसने उसे साइड करते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा। साहिल, क्यों कर रहे हो ये सब? अंबर ने उसे पीछे से आवाज़ दी तो साहिल के कदम वहीं रुक गए। वो मुड़ा और उसके पास आ गया। अब क्या कर दिया मैंने? उसने सवाल किया। यही, सुबह जल्दी निकल जाते हो और रात के इस टाइम घर आ रहे हो, आखिर क्या जताना चाहते हो? अंबर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम्हें किसने कहा कि मैं कुछ जताना चाहता हूँ? हमेशा से ऐसा ही था मैं, और किसके लिए ये सब करूँ? हाँ, कौन है यहाँ मेरा जिसे मेरा इंतजार होगा? और वो छोड़ो, तुम बताओ, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? जाने वाली थी ना तुम, तो गई क्यों नहीं?
अब तो मम्मी भी चली गई हैं, आज़ाद हो तुम अपना फैसला लेने के लिए, साहिल ने कहा। तो अंबर हैरान होकर उसे देखने लगी। साहिल, अंबर कुछ कहना चाहती थी कि तभी वो बोल पड़ा, अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो जाऊं मैं, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए साहिल रूम की तरफ बढ़ गया और अंबर बस उसे खाली खाली आंखों से जाते हुए देखती रही। आखिर क्यों साहिल की बेरुखी अंबर को चुभने लगी थी? यही तो वो चाहती थी कि साहिल उससे और पर्व से दूर रहे, और अब जब वो ऐसा कर रहा था तो क्यों अंबर का दिल तड़प उठा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो साहिल से किस बात की शिकायत करे। सो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। तेरा प्यार भी गवारा नहीं, तेरी बेरुखी भी गवारा नहीं, ये दिल तो हमारा है, फिर क्यों ये हमारा नहीं? मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरी हर सांस पर कब्जा है तेरा, तू हमसफर है मेरा, कैसे कहूँ तेरे बिन अब गुजारा नहीं। सोचते हुए आंसुओं ने अंबर की आंखों को भिगो दिया। वो चाह कर भी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। जहां साहिल की नज़दीकी ने उसे डरा दिया था, वहीं उससे दूर का ख्याल उसकी सांस रोक रहा था। 2-3 दिन और बीत गए, पर साहिल की रूटीन और उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। अगले दिन साहिल जल्दी ऑफिस नहीं गया था और अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और साथ वाले रूम में अंबर पर्व को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी कि तभी उसे याद आया कि पिछली शाम होमवर्क कराते टाइम पर्व की एक बुक नीचे हॉल में ही रह गई है। पर्व, आप ये दूध फिनिश करो, मैं बस अभी 2 मिनट में आई, और कोई बदमाशी मत करना। कहते हुए अंबर वहां उसे छोड़कर नीचे चली गई। पर्व अपना दूध फिनिश कर रहा था कि तभी उसे बाहर दूसरे कमरे की बालकनी से फोन पर बात करने की साहिल की आवाज़ सुनाई पड़ी। पर्व ने इतने दिनों से साहिल को नहीं देखा था, तो उसकी आवाज़ पर वो भागता हुआ बाहर बालकनी पर आ गया। पापा, उसने उसे खुशी में आवाज़ लगाई, पर पर्व की तरफ साहिल की पीठ थी और कानों में ईयरफोन की वजह से वो पर्व को सुन नहीं सका। पर्व खुशी से उसे बुलाने और उस तक पहुंचने के लिए बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया। अंबर जब कमरे में आई तो उसे वहां ना पाकर बालकनी की तरफ आ गई। पर्व एक चीख के साथ वो उसकी तरफ लपकी, जिसे साहिल ने भी सुन लिया। उसने घूमकर पीछे देखा तो अंबर ने बालकनी से नीचे गिरते हुए पर्व के पैर का पंजा पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर उल्टा नीचे की तरफ लटका हुआ था। साहिल ने ये नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए और बिना देर किए वो अपनी बालकनी से नीचे कूद गया। खुद को बैलेंस करने में उसके हाथों पर चोट लग गई थी, पर उसकी परवाह किए बिना वो लटके हुए पर्व के नीचे आकर खड़ा हो गया। अंबर, छोड़ दो उसका पैर, मैं पकड़ लूंगा उसे, साहिल ने कहा। तो अंबर ने डर से आंखें बंद करते हुए पर्व को छोड़ दिया। अगले ही लम्हे वो साहिल के सीने से लगा हुआ था। अंबर ने आंखें खोलकर देखा तो उसकी जान में जान आई। वो बेतहासा नीचे की तरफ भागी। नीचे आकर अंबर ने पर्व को तुरंत अपनी गोद में ले लिया और पागलों की तरह उसे किस करने लगी। पर्व को देखकर अंबर की आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम, पर्व बाबा ठीक हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ उन्हें, चोट तो साहब को लगी है हाथ में, गार्ड ने कहा। तो वो होश में आई। उसने तुरंत साहिल को देखा जिसके हथेली से खून निकल रहा था, जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से दबा रखा था। अंबर ने तुरंत पर्व को गार्ड को गोद में दे दिया। आप इसे स्कूल छोड़ आइए, मैं इन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहते हुए उसने आगे बढ़कर साहिल के लिए गाड़ी का फ्रंट गेट खोल दिया। तुम पर्व को स्कूल लेकर जाओ, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा, वो बस आ ही रहा है, साहिल ने मजबूती से कहा। नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, कितना खून बह रहा है, अच्छी खासी चोट लगी है तुम्हें, चलो बैठो गाड़ी में, अंबर ने उतावलेपन से कहा। बहस मत करो अंबर, मैंने कहा ना कि मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। मेरी चोटों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे बड़ी चोटें खाई हैं मैंने अपनी जिंदगी में, आदत है मुझे इसकी, उसने अंबर को जताते हुए कहा। तो वो उसके चेहरे को देखने लगी। इससे पहले कि वो जिद करती, ड्राइवर आ गया और साहिल उसे साइड करके ड्राइवर के साथ वहां से निकल गया। साहिल की नाराजगी और उसकी तकलीफ कहीं न कहीं अंबर को परेशान कर रही थी। उसने इतनी चोट लगने के बाद भी अंबर को उसे देखने तक नहीं दिया था और अंबर अभी तक वहीं गेट पर खड़ी थी। अचानक से उसे साहिल का एक पल में पर्व को बचाने के लिए छलांग लगा देना याद आ गया तो उसकी आंखें छलक आईं।
अपने बच्चों के लिए बिना सोचे समझे ऐसा सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। उसका दिल साहिल के लिए मोम होने लगा था, पर क्या ये सिर्फ इस वजह से था कि वो पर्व पर जान छिड़कता था, या कोई और वजह थी? अंबर के दिल की कसमकस जारी थी। उसे अब साहिल के लिए बुरा लग रहा था। इतने दिन से साहिल और पर्व एक दूसरे से दूर हो गए थे, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसे डर था कि वो पर्व को खो ना दे। अब अंबर को अपनी इस सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। कुछ घंटे बाद साहिल जब लौटकर वापस आया तो उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। अंबर ने जब गाड़ी की आवाज़ सुनी तो बाहर हॉल में आ गई। तुम ठीक हो? उसने साहिल के हाथ को देखते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, साहिल ने उसे छोटा सा जवाब दिया और रेस्ट करने अपने कमरे में आ गया। अंबर को उसकी नाराजगी अब चुभने लगी थी। वो क्या चाहती थी वो खुद नहीं समझ पा रही थी। ना तो वो सब कुछ भूलकर साहिल के करीब जा पा रही थी और ना ही उसे साहिल की बेरुखी बर्दाश्त हो रही थी। हर वक्त उसे मोहब्बत से देखने वाला साहिल अब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, जिसकी वजह वो अच्छे से जानती थी। थोड़ी देर बाद जब वो उसके लिए सूप लेकर उसके कमरे में गई तो साहिल आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। साहिल, अंबर की आवाज़ पर उसने आंखें खोलीं। अंबर ने सूप टेबल पर रखा और आकर उसके बगल में बेड पे बैठ गई। वो बिना कुछ कहे बस थोड़ी देर तक उसके चेहरे को यूं ही देखती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। साहिल ने उसे यूं खामोश देखकर कहा। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी, तुम इसे पी लो, फिर मैं चली जाऊंगी। कहते हुए उसने सूप का बाउल उठाया और चम्मच में भरकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। तुम इसे यहीं रख दो, मैं पी लूंगा। साहिल ने रुखाई से कहा। कैसे पियोगे? तुम्हारे राइट हैंड में तो चोट लगी है ना, प्लीज जिद मत करो, मैं पिला देती हूँ। कहते हुए अंबर ने फिर से उसके मुंह की तरफ चम्मच बढ़ाया तो साहिल ने उसे बीच में ही रोक दिया। अंबर प्लीज, मैंने कहा ना मैं पी लूंगा, तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी ऐसी चीज की आदत लगे जो तुम हमेशा मुझे ना दे सको। साहिल ने कुछ वक्त पहले कही अंबर की बात उस पर ही दोहरा दी, जिस पर अंबर ने हैरान होकर उसे देखा। मैं तुम्हारी बीवी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ साहिल, मैं हूँ तुम्हारी वाइफ और तुम इससे इनकार नहीं कर सकते हो। इस बार अंबर ने भी मजबूती से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बातों पर साहिल व्यंग से मुस्कुरा दिया। अच्छा, अगर इतना बीवी होने का हक जता रही हो फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ और राइट हैंड में चोट के बावजूद भी मैं सूप पी सकता हूँ। पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो मुझ में मुझसे जुड़ी किसी भी बात को जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कहने को तो हमारा एक बेटा है, पर एक बार अपने दिल से पूछो कि कितना जानती हो तुम मुझे? शायद बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेंज ना। सो प्लीज, जिस काम के लिए तुम्हारा दिल राजी ना हो उसे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे खुद को संभालना आता है, मैं संभाल लूंगा। नाउ प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हियर, साहिल ने उससे मुंह मोड़ते हुए कहा। तो अंबर आगे कुछ भी ना कह सकी और खामोशी से उठकर वहां से आ गई। ठीक ही तो कह रहा है साहिल, उससे प्यार किया था मैंने। बाप है वो पर्व का और मैं उसे ठीक से जानती तक नहीं हूँ। उसकी पसंद नापसंद कुछ भी तो नहीं पता है मुझे। वो लेफ्टी है, आज तक मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ नाम का ही तो रिश्ता है हमारे बीच, फिर किस हक से उस पर अपना हक जता रही हूँ? अंबर ने सोचते हुए अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छुपा लिया। कहीं सच में मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रही, उसे उसका हक ना देकर, उसका दिल तोड़कर? नहीं नहीं, पिछले 5 सालों में जितनी तकलीफ उसकी वजह से मैंने सही है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मेरा दिल उन बातों को अब पूरी तरह से शायद कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब मैं भी उसके बारे में इतना सोचना छोड़ दूं। जब उसने खुद को रोक लिया है तो अब मैं क्यों इतना फील कर रही हूँ? नहीं अंबर, इतना मत सोचो वरना पागल हो जाओगी। अंबर ने खुद को समझाया और फिर अपने काम पर लग गई। दिन गुजरते जा रहे थे। साहिल ने अभी तक उससे दूरी बनाकर रखी हुई थी। हालांकि अंबर ने अब पर्व को उसके पास छोड़ दिया था।
और साहिल उसके साथ बहुत क्लोज भी हो गया था। हाथ में चोट की वजह से कुछ दिन से साहिल ऑफिस का ज्यादातर काम अब घर से ही देख रहा था और पर्व भी स्कूल से वापस आते ही उसके कमरे में घुस जाता और सारा दिन उसके आसपास ही रहता। उसका खाना पीना, खेलना सोना सब साहिल के साथ ही होने लगा था और साहिल भी उसे हमेशा अपनी नजरों के सामने ही रखता, जैसे जिंदगी भर का प्यार वो चंद दिनों में ही उस पर लुटा देना चाहता हो। अंबर कई दिन से इस बदलाव को महसूस तो कर रही थी, पर साहिल के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना उसके लिए आसान नहीं था। वो जानती ही कितना थी साहिल को, जो उसके इरादों को पढ़ पाती। कुछ दिन और बीत गए। अब तक साहिल का हाथ भी लगभग ठीक हो गया था। एक सुबह अंबर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में बैठे दो लोगों पर पड़ी, जो साहिल से किसी पेपर पर उसके सिग्नेचर ले रहे थे। अचानक ही एक पल के लिए अंबर की नज़र साहिल से जा मिली। न जाने क्या था उन नज़रों में कि उस पल में अंबर का दिल कांप सा उठा। दर्द, तड़प, बेचैनी, न जाने क्या कुछ छुपाया था उसकी आंखों में, जैसे साहिल जब्द किए बैठा था। अंबर से ज्यादा देर तक उसकी तरफ देखा नहीं गया और वो अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर ही ऑफिस के लिए निकल गई। काफी देर तक उसके दिमाग में साहिल का उसे यूं आंख भरकर देखना घूमता रहा। कुछ ऐसा जरूर था जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। दोपहर में अंबर ऑफिस में बैठकर अपना कुछ काम कर रही थी कि तभी पायल वहां आ गई। इतने दिनों बाद उसे यूं अपने सामने अपने केबिन में देखकर अंबर की आंखें चमक उठी। पायल, आओ बैठो ना, कितने दिनों के बाद तुम आज मेरे केबिन में आई हो। अंबर ने खुशी से कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ अंबर, तुम अभी तक उस बात के लिए मुझसे नाराज हो पायल। कहते हुए अंबर अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गई। पायल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस गौर से अंबर के चेहरे को देखने लगी। क्या हुआ पायल, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना? मुग्धा आंटी की डेथ के टाइम भी तुमने मुझसे बात नहीं की थी। ट्रस्ट मी पायल, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। प्लीज माफ कर दो मुझे। अंबर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अंबर, पर तुम कब माफ करोगी उसे? क्यों कर रही हो अपने साथ ये सब? आखिर क्या मिलेगा तुम्हें उसे खुद से दूर करके? पायल की बातों ने अंबर के चेहरे का रंग उड़ा दिया। किसकी बात कर रही हो तुम? अंबर ने अनजान बनते हुए पूछा। उसी की बात कर रही हूँ जिसे तुम सजा देने पर तुली हुई हो। खुद तो अपने लिए माफी चाहती हो, पर किसी और को माफ कर देने का जर्फ नहीं है तुम्हारे अंदर। अपने गुस्से और जिद में इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें उसकी मोहब्बत, उसकी तड़प कुछ भी नजर नहीं आ रही है। क्यों अंबर, तुम इतनी पत्थर दिल तो कभी नहीं थी। पायल ने उसके कंधों से हिलाते हुए कहा। तो अंबर हैरान होकर उसे देखने लगी। ओहो, तो अब ये तरीका अपनाया है उसने। जब खुद बस नहीं चला तो उसने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और पायल, मुझे लगा था इतने दिनों बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, पर तुम मुझे आज मेरी बहन कम साहिल की दोस्त ज्यादा नजर आ रही हो। और कोई मोहब्बत नहीं है उसे मुझसे। अगर उसने मुझसे कभी मोहब्बत की होती तो यूं मेरे प्यार को जलील ना करता, उसकी धज्जियां ना उड़ाता। उसने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई और तुमने यकीन भी कर लिया उसकी बातों पर। अंबर ने अफसोस से कहा। उसने मुझसे आज तक तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की है अंबर, और ना आज उसके कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। और ये कोई कहानी नहीं है। 2 साल पड़ी हूँ मैं उसके साथ, बहुत करीब से देखा है मैंने उसे। तुम्हारे लिए तड़पते और बिखरते हुए कोई कमी नहीं थी उसे जिंदगी में, पर ऐसा लगता था जैसे खाली हाथ है वो। मैंने कई बार साहिल से उस लड़की का नाम जानने की कोशिश की, पर जानती हो उसने हमेशा क्या जवाब दिया? कहता था, मैं इस लायक नहीं हूँ कि उसका नाम अपनी जुबां पर लाऊं। उसका नाम लेने का हक मैं खो चुका हूँ। अंबर, मैं हमेशा सोचती थी कि कितनी लकी होगी वो लड़की जिसे कोई इतना टूट कर चाहता है कि उसे हासिल किए बिना ही अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी है। पर नहीं, आज मुझे पता चला कि तुम तो बहुत अनलकी हो जो उसके प्यार को तब ना समझ पाई थी और ना अब महसूस कर पा रही हो। कहना तो नहीं चाहती, पर कहना पड़ेगा। तुमसे ज्यादा बदनसीब लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी।
अंबर, अरे लड़कियां तो विश करती हैं कि उन्हें कोई ऐसा मिले जो सिर्फ उनका हो, उन्हें टूट कर चाहे। और तुम्हें भगवान ने एक नहीं दो दो चाहने वाले दिए, पर तुम एक की भी ना हो सकी, कद्र नहीं कर सकी, पायल ने कहा। तो अंबर आंखों में आंसू भरकर उसे देखने लगी। चलो मान लिया कि तुम्हें ऋषभ से प्यार नहीं था, पर साहिल, उससे तो मोहब्बत है ना तुम्हें, फिर क्यों दूर कर रही हो उसे खुद से? पायल ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं है मुझे किसी से मोहब्बत, सब बेकार की बातें हैं, कोई नहीं मरता किसी के बिना। साहिल ने मुझे जितना तबाह करना था कर लिया, अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं। कहते हुए उसने पायल की तरफ अपनी पीठ कर ली। मोहब्बत तो आज भी तुम्हें है उससे अंबर, और बस उसी से है, वरना तुम उससे कभी शादी ना करती, चाहे वो अपनी ताकत के बल पर हमें बर्बादी क्यों ना कर देता। तुम मरना पसंद करती, पर उसकी कभी ना होती, पायल ने उसके सामने आकर कहा। तो अंबर हैरान होकर उसे देखने लगी। क्या सोच रही हो कि मुझे ये बात कैसे पता? पापा ने बताई। तुमसे शादी के लिए जो शर्त साहिल ने तुम्हारे सामने रखी थी, उसके बारे में वो पापा को पहले ही बताकर उनसे माफी मांग चुका है। उसे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जो सही लगा उसने किया। पर तुम ये क्या कर रही हो अंबर? क्यों खो रही हो उसको? उसे रोक लो, वरना वो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। पर पायल ने चौंक कर उसको देखा। पायल की बातों ने अंबर को हैरान कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जा रहा है वो? अंबर के इस सवाल पर पायल ने चौंक कर देखा। इसका मतलब है तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या नहीं पता मुझे? अंबर ने फिर पूछा। उसका दिल अब जोर से धड़कने लगा था। यही कि साहिल ने अपनी कंपनी का सीईओ तुम्हें बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए उसने पेपर्स भी तैयार करवा लिए हैं। अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और पर्व के नाम करके आज रात की फ्लाइट से हमेशा के लिए लंदन जा रहा है, पायल ने उसे बताया। उसकी बातों पर एक पल के लिए अंबर को यकीन ही नहीं हुआ। पर तभी अचानक से पिछले कुछ दिनों में साहिल का बदला व्यवहार, पर्व को हर वक्त अपने सीने से चिपकाए रखना, उस रात साहिल ने कही अपनी सारी बातें, सुबह कुछ लोगों का साहिल से पेपर साइन करवाना, उसकी सुबह वो दर्द भरी आंखें, सब एक एक करके अंबर की नज़रों के सामने घूमने लगा। तुम्हें ये सब कैसे पता पायल? उसने कांपते होठों से उससे पूछा, जैसे कुछ टूट रहा था अंबर के अंदर। साहिल ने जिस लॉयर से सारे पेपर्स तैयार करवाए हैं, वो पापा के पुराने फ्रेंड हैं। उन्हें साहिल और पापा के रिलेशन का पता था, तो उन्होंने आज ही उन्हें फोन करके बताया। पापा भी हैरान हो गए थे ये सब सुनकर। मैं तुमसे नाराज जरूर थी अंबर, पर इतनी भी नहीं कि तुम्हारा सब कुछ बिखरते हुए अपनी आंखों से देखती रहूं, इसलिए आज यहाँ तुम्हें समझाने आई, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ी तो अंबर ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, और तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम जाकर अपनी खुशियाँ वापस से समेट नहीं लेती। वो तुमसे बहुत प्यार करता है अंबर, जाकर रोक लो उसे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पायल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तो अंबर ने उसे और जोर से पकड़ लिया। अब जाओ भी, बाद में रो लेना, पायल ने उसे कहते हुए दरवाजे की तरफ पुश किया। तो अंबर अपना पर्स लेकर नीचे पार्किंग की तरफ चल पड़ी। दिल आज भी धड़कता है मेरा, न जाने क्यों उनके नाम से, जिन्होंने हमसे फासले का फैसला कर लिया इतने आराम से। अंबर ने गाड़ी में बैठते हुए दिल में सोचा और एक गहरी सांस लेकर गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। साहिल अपने बैग में अपना सामान रख रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हुआ। उसने चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा तो सामने अंबर दरवाजे को अंदर से लॉक कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम, और इस तरह से दरवाजा क्यों लॉक किया? साहिल ने उसे ऐसा करते देखकर सख्ती से पूछा। क्या करूं, तुम्हें भागने का शौक जो इतना है, देखने आई हूं कि हार के डर से चेहरा छुपाकर भागने वाले बुज़दिल कैसे दिखते हैं। अंबर, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, साहिल ने गुस्से से कहा। अच्छा, मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ? क्या कहा था तुमने कि देखते हैं तुम्हारी नफरत जीतती है या मेरी मोहब्बत? बस इतनी सी ही देर में थक गए तुम, इतना ही बर्दाश्त था तुम में, इतनी सी ही थी तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत। अंबर ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए पूछा।
हाँ हूँ मैं बुज़दिल, थक गया हूँ मैं तुम्हें सफाई देते देते, हार गया हूँ मैं तुमसे। जब अपनों से जंग हो तो उनकी खुशी के लिए हारना ही पड़ता है। खुश हो जाओ, यही तो चाहती थी ना तुम, कि मैं तुमसे और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी भी ना दे सकूँ तो मोहब्बत कैसी। साहिल ने भी उसी अंदाज में उसे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अंबर के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। वाओ मेरी खुशी, तुम्हें कब से मेरी खुशी की फिक्र होने लगी साहिल? और क्या लगता है तुम्हें कि ये सब करके तुम मुझे मेरी खुशियाँ वापस दे सकते हो? अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ मेरे नाम करके तुम अपनी बेवफाई को जस्टिफाई कर सकते हो, उस पे पर्दा डाल सकते हो। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वो करोगे और मैं तुम्हारे हर फैसले के आगे अपना सर झुका दूंगी। तुम मुझसे कहते हो ना कि मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती, तो आज मैं भी तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी मुझे जान ही नहीं सके साहिल। पर अब बहुत हो गया, मैं हर बात तुम्हारे फैसले के आगे खुद को तबाह नहीं करूँगी। इस बार तुम्हें पूरा हिसाब देना होगा, इतनी आसानी से नहीं जा सकते तुम। कहते हुए अंबर ने आगे बढ़कर टेबल पर रखी उसकी टिकट 2 हिस्सों में फाड़ दी। अंबर, क्या किया ये तुमने? आखिर चाहती क्या हो तुम? तुमने ही कहा था ना कि मैं मर जाऊं, तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से। खुद को खत्म करने का हौसला नहीं है मुझ में। अगर होता तो बहुत पहले ही कर लिया होता, पर इतना यकीन रखो, अगर मरा नहीं तो जिंदा भी नहीं रहूंगा। साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं, दम निकलता नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ, हाँ, तुमने कभी परवाह की है इस बात की? जो अब तुम्हें जानना है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है। आज तक के सारे फैसले तो अकेले ही किए हैं ना तुमने। जब मुझे छोड़कर जाने से पहले मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने से पहले मेरी मर्जी नहीं पूछी। मेरे दिल, दिमाग, मेरे जिस्म, मेरी रूह, मेरी हर सांस पर बिना मर्जी पूछे बिना काबिज हो गए तुम। तो अब ऐसा क्या हो गया है जो मेरी मर्जी मानने लग गए हो? बोलो, अब क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं? अब भी वही करो ना जो तुम चाहते हो। अंबर ने उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में कहा। तो साहिल हैरान होकर बस उसे देखने लगा। मैंने उस रात तुम्हें 2 बातें क्या सुना दी, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया तुमने। याद करो, कभी तुमने अपनी बातों से मेरे दिल में कितने खंजर घोंपे थे। मेरी रूह तक को छलनी कर दिया था तुमने। कभी सोचा है मैंने कैसे बर्दाश्त किया होगा? कैसे सही होगी तुम्हारी बेवफाई? मेरा पहला प्यार थे तुम साहिल, पता भी है पहला प्यार कितना खास होता है किसी लड़की के लिए। तुम्हें कैसे पता होगा? अगर एहसास होता तो वो सब कभी ना कहते जो तुमने कहा। अगर बिना चोट पहुंचाए खामोशी से मेरी ज़िंदगी से चले गए होते तो शायद मैं सह लेती, पर तुमने तो मुझे जिंदा ही मार दिया। सही कहा था तुमने, मैं नहीं बढ़ पाई अपनी ज़िंदगी में आगे, क्योंकि नहीं दे पाई मैं तुम्हारी जगह ऋषभ को। और हम जिससे प्यार नहीं करते ना, उसके होकर भी उसके नहीं हो सकते, फिर चाहे वो इंसान आपके लिए भगवान ही क्यों ना हो। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, और समझते क्या हो खुद को? जब दिल करेगा जबरदस्ती मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगे, और जब चाहोगे यूं ही मुझे छोड़कर चले जाओगे। जाना चाहते हो ना तो जाओ, अभी चले जाओ, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारी। कहते हुए अंबर उसके सीने पर मारने लगी। उसके आंसू बहने को बेताब हो रहे थे। पैकिंग कर रहे हो ना? लाओ मैं कर देती हूँ, कहीं गलती से तुम्हारी कोई चीज न रह जाए, अंबर ने कहा और घूमकर अलमारी से उसका सामान निकालने लगी कि तभी एक बुक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और उसमें रखी उसकी और साहिल की वो तस्वीर उसके सामने आ गई। अंबर ने उसे उठाकर देखा तो रो पड़ी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो इस तस्वीर का भी क्या काम है? पुरानी यादें जख्मों की तरह होती हैं, उन्हें जितना कुरेदो उतना दर्द देती हैं। कहते हुए अंबर उसे भी बीच से फाड़ने ही वाली थी कि तभी अंबर साहिल ने उसके हाथ से वो तस्वीर ली और अगले ही लम्हे उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। और जो आंसू अंबर ने इतनी देर से अपनी आंखों में रोक रखे थे, वो साहिल की आगोश में जाते ही बह निकले। छोड़ो मुझे, अंबर ने रोते हुए कहा।
तो साहिल ने अपना घेरा और मजबूत कर लिया। काफी देर तक वो उसके सीने पर सर रख कर सुबकती रही। साहिल ने उसे कस के अपनी बाहों में समेट लिया था। आंसुओं ने उसकी भी आंखों को भिगो दिया था। तुझसे बिछड़कर फिर से बिखर जाएंगे हम, तू रूह है मेरे जिस्म की, बता किधर जाएंगे हम। सदियों से जमी है धूल इस दिल पर तेरे इंतजार की, तू आकर छू दे मुझे, एक पल में निखर जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद जब अंबर नॉर्मल हुई तो साहिल से अलग होकर बिना कुछ कहे बाहर जाने लगी कि तभी साहिल ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अंबर ने घूमकर उसके चेहरे की तरफ देखा। अंबर, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। साहिल की आंखें अभी तक नम थीं। हाँ, माफ़ कर दिया, पर सिर्फ उस गलती के लिए जिसकी तुम्हारे पास वजह है। पर आज जो तुम करने वाले थे उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी साहिल। तुम मुझसे दूर जाकर मुझे तड़पाना चाहते थे ना, तो अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम भी मुझसे दूर रहकर वैसे ही तड़पो जैसे तुम्हारे जाने के बाद मैं तड़पती थी। कहकर जैसे ही अंबर ने जाने के लिए आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, साहिल ने दोबारा से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी पीठ को दीवार से लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या कहा तुमने? तुम मेरे लिए तड़पती थी? क्यों अंबर, क्यों तड़पती तुम मेरे लिए? वो आंखों में हसरत लिए उससे पूछने लगा। क्योंकि मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही। कहते कहते अंबर एकदम से खामोश हो गई। आज भी क्या अंबर? अब साहिल उसके और करीब आकर उसकी आंखों में झांकने लगा, क्योंकि मैं अब घबराहट में अंबर के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसका पूरा ध्यान अपनी शोर करती धड़कनों पर था जो साहिल की नज़दीकी से बेकाबू हो रही थीं। साहिल को अब अंबर की घबराहट अच्छी लगने लगी थी। उसने अपना हाथ अंबर के चेहरे पर रखा तो अंबर ने नजरें झुका लीं। हया के रंग उसके चेहरे पर साफ नुमाया थे। साहिल, जाने दो मुझे, अंबर ने धीरे से कहा। नहीं, पहले तुम वो कहो जो कहने वाली थी। इससे पहले कि वो उसे तंग करने के इरादे से और आगे बढ़ता, पायल की आवाज़ ने उन दोनों को चौंका दिया। आई एम सॉरी गैस डिस्टर्ब करने के लिए, पर नॉट माई फॉल्ट। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने शरारत से कहा तो साहिल अंबर से दूर हटकर खड़ा हो गया। अरे पायल, तुम कब आई और वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। और तुम आने ही वाली थी तो मेरे ही साथ आ जाती, अंबर ने उसे बिठाते हुए कहा। ना बाबा, तुम दोनों की लड़ाई में मुझे विक्टिम नहीं बनना था, तो सोचा पहले तुम्हारी सुलह हो जाए फिर जाकर गुड न्यूज़ दूंगी। पायल ने हंसते हुए कहा। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? अंबर ने पूछा। गुड न्यूज़ ये है कि साहिल को यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है और कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है और पापा ने डिसाइड किया है कि इस खुशी में हम घर पे एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। पायल ने बताया। शी इज़ राइट, मुझे आज सुबह ही उसके लिए कॉल आ गई थी, साहिल ने अंबर को देखते हुए कहा। और फिर भी तुम मुंबई की जगह लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। नॉट फेयर यार, इसकी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं आज अंबर को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब ये कल फंक्शन के बाद ही आएगी, तब तक तुम करते रहना दीवारों के साथ रोमांस। क्यों अंबर? बिल्कुल, पायल ने साहिल को तंग करते हुए अंबर से पूछा तो अंबर ने भी हामी भर दी और पायल के साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अंबर के पीछे पायल जैसे ही जाने के लिए उठी, साहिल ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और पायल ने हैरान होकर साहिल की तरफ देखा। अरे आप कहाँ चल दी साली साहबा? सुना है साली आधी घरवाली होती है, तो फिर मेरी तो इतनी खूबसूरत साली है, मुझे क्या ज़रूरत है दीवारों के साथ रोमांस करने की? मैं तो तुमसे ही काम चला लूँगा। अंबर, तुम्हें जितने भी दिन दिल करे तुम वहाँ रह कर आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे यहाँ छोड़ दो। कहते हुए साहिल ने शरारत से दोनों की तरफ देखा तो अंबर उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और वहीं पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा साहिल, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। उफ अंबर, इतनी ही देर में तुमने कौन सी घुट्टी पिला दी इसे जो ये देवदास मोड़ से चेंज होकर इतना बोलने लगा? पायल ने हैरत से उससे पूछा। अरे कोई घुट्टी नहीं पिलाई मैंने, बस इसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है आज। ऐसा ही था ये हमेशा से, एक नंबर का फ्लर्ट इंसान, खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं कि शुरू।
अंबर ने साहिल को घूरते हुए तफसील बताई तो पायल हंस पड़ी और साहिल ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए अपनी हंसी दबा ली। अच्छा, फिर और क्या क्या टैलेंट छुपा रखा है आपने जीजा जी, जिसके बारे में हमें नहीं पता? पायल ने आंखों के इशारे से साहिल से पूछा। तभी तो कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो, अंबर को जाने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें। साहिल ने उसे तंग करते हुए मजे से कहा। साहिल, सच में अब पिटोगे तुम मुझसे? पायल ने हंसते हुए उसे एक चपत लगाई और अंबर को लेकर कमरे से बाहर आ गई और उनके वहां से जाते ही साहिल मुस्कुराते हुए सुकून से अपना सामान अलमारी में वापस रखने लगा। अगले दिन एनिवर्सरी की पार्टी जगमोहन जी के घर पर ही थी। शाम होने के साथ ही चहल पहल बढ़ गई थी। साहिल दोपहर को ही वहां आ गया था और अरेंजमेंट में जगमोहन जी की पूरी हेल्प करा रहा था। काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने अंडर में ले ली थी। साहिल जब से वहां आया था उसकी नज़रें अंबर को ही तलाश कर रही थीं, पर शाम हो गई थी और अभी तक वो उसे कहीं नज़र नहीं आई थी, जबकि पर्व पूरे टाइम उसके आगे पीछे ही घूम रहा था। साहिल, तुम भी अंदर चलकर चेंज कर लो बेटा, अब तो सारी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है, सरला जी ने आकर साहिल से कहा। तो वो पर्व को गोद में लेकर उनके साथ अंदर रूम में आ गया और पर्व को तैयार करने के लिए सरला जी उसे लेकर अंबर के पास आ गईं। साहिल का दिल तो कर रहा था अंबर से मिलने का, पर उसे उसके रूम का नहीं पता था, न ही वो सरला जी से कुछ कह पाया था। साहिल जब भी उस घर में आया था कभी ड्राइंग रूम से आगे नहीं बढ़ा था, वो बस अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे पर्व की आवाज़ सुनाई दी, जो कि साथ वाले कमरे से आ रही थी। साहिल के कदम बेसाख्ता ही उस तरफ बढ़ गए। उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो सामने खड़ी अंबर को देखकर उसके होश उड़ गए, जो पर्व को तैयार कर रही थी। अंबर ने बॉटल ग्रीन कलर की एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका चेहरा और उसकी रंगत निखर सी गई थी। हल्के से मेकअप और चेहरे पर आते उसके खुले बाल साहिल को अपनी तरफ खींच रहे थे। साहिल उसके ऊपर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। उसने पहली बार अंबर को साड़ी में देखा था। पापा, पर्व की आवाज़ पर अंबर ने उसकी तरफ घूमकर देखा। अरे साहिल, तुम कब आए? अंबर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। आया तो मैं दोपहर से हूँ, पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं है कि आकर मेरा हाल ले लेती। साहिल ने उसके ऊपर एक गहरी नज़र डालते हुए नाराज़गी से कहा। तो अंबर मुस्कुरा दी। तुम्हारा हाल ले लिया था मैंने ताई जी से। पायल के सख्त ऑर्डर्स थे कि तुमसे ना मिलूं मैं शाम से पहले। अब उसकी बात ना मानकर उसे नाराज नहीं कर सकती थी दोबारा से। कितनी मुश्किल से तो वो मानी है। अंबर ने कहा, ये पायल कुछ ज़्यादा ही जालिम नहीं हो गई है क्या? इसकी शादी होने दो, फिर देखना मैं पूरा हिसाब बराबर करूँगा। साहिल ने मुँह बनाकर कहा। तो अंबर हंस पड़ी। जी बिल्कुल जीजा जी, कर लेना हिसाब बराबर, पर अभी आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। उसकी बात सुनकर कमरे में आती हुई पायल ने कहा। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊँ? साहिल ने भौहें उचकाईं। वो इसलिए क्योंकि नीचे आपके फ्रेंड्स आ गए हैं और पापा ने आपको इन्फॉर्म करने को कहा है। एंड डोंट वरी, आपकी ही बीवी है ये, जिंदगी भर देखते रहना, हम कौन सा इसे रख लेंगे। कहते हुए पायल ने साहिल को कमरे से बाहर धकेल दिया। और रुकिए, जा ही रहे हैं तो साथ में अपना ये प्रोडक्ट भी ले जाइए। पायल ने उसके पीछे तैयार हो चुके पर्व को भी बाहर किया तो साहिल मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाकर लॉन की तरफ आ गया। फंक्शन शुरू हो गया था और साथ ही मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। वहाँ पर ज़्यादातर बिजनेस फैमिलीज ही थीं और कुछ साहिल के दोस्त थे, जिनसे वो अंबर और पर्व को मिलवा रहा था। थोड़ी देर बाद जगमोहन और सरला जी ने मिलकर एनिवर्सरी का केक काटा। थी तो वो उनकी 30th एनिवर्सरी, पर उनका मानना था कि कल किसने देखा है, खुशियाँ जब दरवाजे पर दस्तक दें उन्हें तभी समेट लेना चाहिए। केक काटने के थोड़ी देर बाद डिनर शुरू हुआ और सभी मेहमान उसमें बिजी हो गए। अंबर, जरा इधर तो आना बेटा, सरला जी ने उसे आवाज़ दी तो वो उनके पास आ गई। जी ताई जी, बताइए, कुछ काम था आपको? हाँ बेटा, काम तो था। वो क्या है ना, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिनका आज फास्ट है, तो मैंने उनके लिए कुक से कहकर किचन में अलग से व्रत का खाना बनवाया है। अगर तुम फ्री हो तो अंदर जाकर उससे बोल दो कि वो टेबल पर उनका खाना लगा दे। मैं उन लोगों को थोड़ी देर में लेकर अंदर आती हूँ, सरला जी ने कहा।
ठीक है ताई जी, मैं अभी जाकर कुक को बोल देती हूँ, आप आराम से उन्हें लेकर आइए, अंबर ने कहा और अंदर आ गई। अंबर ने किचन में जाकर पता किया तो खाना रेडी हो चुका था। उसने कुक को उसे डाइनिंग टेबल पर लगाने को कहा और सरला जी को इन्फॉर्म करने के लिए बाहर लॉन की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि वो बाहर जाती, साहिल ने उसकी बाहें पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। ये इतना अचानक हुआ कि एक पल को अंबर घबरा ही गई। उसने चीखने के लिए आवाज लगानी चाहिए, पर उससे पहले ही साहिल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे रोक दिया। उसकी इस हरकत पर अंबर आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। उफ साहिल, क्या हरकत है ये, जान ही निकाल दी थी तुमने मेरी। अंबर ने उसकी नजरों से आंखें चुराते हुए कहा, जो खूबसूरत जज्बों के साथ उसे ही देख रहा था। अच्छा, और जो इतने वक्त से तुम मेरी जान निकाल रही हो उसका क्या? साहिल ने कहा, मैंने क्या किया है? अंबर ने नासमझी से उसे देखकर पूछा। पता है अंकल ने मुझे कितने सारे काम दिए थे और मैं एक काम भी ठीक से नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? अंबर ने फिर सवाल किया। क्योंकि तुम्हारे ऊपर से आज नजर ही नहीं हट रही थी मेरी। इनफैक्ट अभी भी मैंने बहुत कोशिश की, पर देखो ना, खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी यार, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। उस पर एक शोक नजर डालते हुए साहिल ने कहा, अच्छा, और ऐसा क्यों हो रहा है? अंबर ने उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्योंकि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेज अंबर गुजराल, इतनी कि मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। दिल कर रहा है अभी तुम्हें लेकर कहीं गायब हो जाऊं। कहते हुए साहिल ने उसके चेहरे को छुआ तो अंबर का दिल धड़क उठा और चेहरा ब्लश करने लगा। अपने सब्र को बचा कर रखिए मिस्टर गुजराल, मुझसे शादी करने के बाद अब आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, अंबर ने कहा। देखते हैं, साहिल ने उसके कान के पास आकर मदहोशी से कहा तो अंबर का पूरा बदन सिहर उठा। उसने पूरा जोर लगाकर साहिल को पीछे धकेल दिया। उसकी बातों ने अंबर को नर्वस कर दिया था। अब चलें बाहर, सब ढूंढ रहे होंगे हमें वहाँ, अंबर ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। हम चलते हैं यार, पहले एक छोटी सी किस तो दे दो। कहते हुए साहिल ने दोबारा से उस पर अपनी पकड़ बना ली। नहीं, पागल हो गए हो क्या? ताई जी बस अपनी फ्रेंड्स को लेकर किसी भी वक्त आती ही होंगी, देख लेंगी वो, छोड़ो जाने दो मुझे, अंबर ने उससे खुद को छुड़ाते हुए कहा। अगर जाना चाहती हो तो फटाफट से मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बीवी के साथ हूँ मैं, जिसे जो सोचना हो सोचता रहे। कहते हुए साहिल ने भी जिद की। वो किसी भी तरह उसे जाने देने के मूड में नहीं लग रहा था। उफ साहिल, बहुत जिद्दी हो तुमसे कम। साहिल ने भी पलकें झपकाई। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। अरे आंखें क्यों? उसने पूछा। तुम्हें किस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर करो आंखें बंद, अंबर ने कहा। तो साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंबर ने उसके चेहरे को प्यार से देखा और मुस्कुरा दी। वो आंखों में शरारत भर के उसके चेहरे के करीब आई और उसके होठों को दांतों से काटते हुए उसे धकेलकर कमरे से बाहर भाग गई। उसकी इस हरकत पर साहिल चौंक उठा। उसने उसे पीछे से आवाज दी, नॉट फेयर अंबर, ये किस बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें, सोच लो, वापस आ जाओ। कोई नहीं, सस्ती चीजों का मुझे शौक भी नहीं है, महंगी तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत भी बहुत पड़ी है मिस्टर गुजराल, इसे भी देख लेंगे, अंबर ने शौकी से कहा। और अगले ही लम्हे उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसके जवाब ने साहिल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान बिखेर दी और वो भी उसके पीछे बाहर की तरफ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद जब पार्टी खत्म हो गई और सारे मेहमान चले गए तो साहिल भी अंबर और पर्व को ढूंढते हुए उसके रूम की तरफ आ गया। ओ हेलो, अंदर कहाँ जा रहे हो जीजा जी? ये गर्ल्स रूम है तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पर नो एंट्री है, पायल ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा। क्या मतलब नो एंट्री है? मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। कहते हुए साहिल ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की पर पायल डटी रही। अरे मेरा बच्चा कितना शरीफ है ना, अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। खूब पता है मुझे किससे मिलना है तुम्हें, पर सॉरी, हाँ अभी सो गया है आपका बेटा, अब तो कल ही मिलना उससे, पायल ने हंसकर शरारत से कहा। तो साहिल ने भी अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूर कर देखा। जिसने भी रखा है सही नाम रखा है तुम लोगों का, साली, साहिल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तो पायल खिलखिलाकर हंस पड़ी। कल मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे ना तुम, तो अब भुगतो।
तुम कितना भी बेचारा फेस बना लो, आज मैं तुम्हें अंबर से मिलने नहीं देने वाली। पायल ने उस पर धौंस जमाते हुए कहा, देख लो यार, तुम दोस्त भी तो हो मेरी, ले देकर अगर कुछ गुंजाइश निकल आए तो। साहिल ने उसे आंख मारते हुए कहा तो पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। अब साहिल को भी उसे तंग करने में मजा आने लगा था। लेने देने की तो तुमने नौबत ही कहाँ आने दी। कितने अरमान थे मेरे अंबर की शादी को लेकर कि दरवाजा रोककर दूल्हे से पैसे वसूलूंगी, पर भाई आप तो बुलेट ट्रेन पर सवार होकर आए थे, हर बात में जल्दी थी आपको। पायल ने भी उसे आंखें दिखाते हुए नहले पर दहला मारा। अरे कोई नहीं साली साहेबा, तुम अब ले लो मेरे से पैसे, पर एक बार अंबर से तो मिलने दो, क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो। साहिल ने उसे हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो पायल और तन गई। बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं तुमसे अपनी बहन का सारा बदला लेकर रहूंगी साहिल गुजराल। तुम्हारे इश्क ने बहुत रुलाया है उसे, अब तुम्हारी बारी है। इजहार से नहीं पता चलता, किसी को मोहब्बत का इजहार बताता है कि मोहब्बत में तलबगार कौन है। पायल ने उसे देखते हुए सिर पड़ा। यार प्लीज अब ऐसे तो मत करो, कितनी प्यारी साली हो ना तुम मेरी। साहिल ने आगे बढ़कर उसे बहलाना चाहा तो वो दूर ठिठक गई। तुम जा रहे हो शराफत से, या मैं मम्मी पापा को जाकर तुम्हारी पिछली सारी करतूतें बता दूं। मेरी मम्मी थप्पड़ बहुत अच्छा मारती हैं, यकीन ना हो तो ऋषभ को फ़ोन करके पूछ लो, आखिर तुम्हारे हिस्से का थप्पड़ उसी ने तो खाया है। उसने साहिल को धमकाते हुए कहा। अच्छा ठीक है यार, जा रहा हूँ मैं, अब डराओ तो मत, वैसे बहुत बुरी हो तुम। कहते हुए साहिल ने फनी सा फेस बनाया और फिलहाल के लिए वहां से चला गया। और अंदर आकर पायल अपनी जीत पर हंस पड़ी और साथ ही दरवाजे के पीछे खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही अंबर भी। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों सोने की तैयारी कर रही थीं, तभी सरला जी ने अंबर को नीचे से आवाज दी। अंबर ने कमरे से बाहर आकर झांक कर देखा तो वो साहिल के साथ लॉन्ज में बैठकर बातें कर रही थीं। आपने बुलाया है ताई जी? अंबर ने वहीं से उनसे पूछा। हाँ अंबर, जरा नीचे आना बेटा, सरला जी ने कहा तो अंबर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। सबसे पहले उसकी नज़र साहिल पर गई, जो हाथ में कॉफी का मग लिए आराम से उसकी तरफ देख रहा था। अंबर, साहिल बता रहा है कि कल सुबह उसकी बेंगलोर के लिए फ़्लाइट है, ऑफिस के काम से उसे वहाँ 3 दिन लग जाएंगे। तो बेटा तुम ऐसा करो, अभी इसके साथ घर चली जाओ, इसकी पैकिंग करवा दो और कल सुबह इसे एयरपोर्ट छोड़कर आराम से यहाँ 3 दिन रुक लेना। सरला जी ने जब बताया तो अंबर ने हैरानी से साहिल की तरफ देखा, जिस पर साहिल ने हाँ में सिर हिला दिया। पर ताई जी, इसने तो मुझे पहले ऐसा कोई प्लान नहीं बताया और पर्व भी सो गया है, अभी तुरंत मैं कैसे जा सकती हूँ? अंबर ने हैरान होकर कहा। अरे बेटा, बता तो रहा है कि अचानक से जाना पड़ रहा है, और तुम पर्व की चिंता मत करो, वो तो वैसे भी सो गया है और साहिल को छोड़कर तो तुम्हें यहीं आना है, हो जाएगा मैनेज। साहिल तुम ले जाओ बेटा इसे, सरला जी ने कहा तो आगे अंबर कुछ भी ना कह सकी और साहिल के साथ बाहर गाड़ी तक आ गई। बाहर आकर साहिल ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठिए मैडम, उसने इशारा करते हुए कहा। साहिल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ्लाइट है? मुझे भी कहाँ पता था। अंबर के सवाल पर उसके बगल बैठते हुए साहिल ने खुद से कहा, जिसे अंबर ने सुन लिया। क्या मतलब, तुम्हें भी नहीं पता था? अंबर ने हैरान होते हुए कहा तो साहिल ने उस पर एक गहरी नज़र डालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंबर यार, तुम सवाल बहुत करती हो, अब प्लीज़ थोड़ी देर चुप बैठो, साहिल ने उसके सवालों से बचने के लिए कहा तो वो खामोश हो गई। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद वो अंबर को लेकर अपने घर के सामने खड़ा था। उसने गाड़ी का ड्रॉर खोलकर उसमें से चाबी निकाली और उतरने लगा। तुम खुद लॉक क्यों खोल रहे हो? गार्ड कहाँ हैं? अंबर ने उसे गेट खोलते देखकर हैरान होकर पूछा। मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है, साहिल ने बड़े आराम से बताया और गाड़ी स्टार्ट करके उसे अंदर पार्क कर दिया। उसके बाद उतरकर वो दूसरी चाबी से घर का मेन लॉक खोलने लगा। अब ये मत कहना साहिल कि तुमने घर के दोनों सर्वेंट को भी छुट्टी दे दी है, उसे ऐसा करते देख अंबर ने हैरानी से कहा तो साहिल ने मुस्कुराकर हामी भर दी और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। और मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है? अंबर ने उसके पीछे आते हुए कहा। हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो, पूरा हक है तुम्हें। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक खूबसूरत वक्त गुजारना है और मैं नहीं चाहता
कि अब कोई भी हमारे बीच में हो, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। कहते हुए वो आंखों में खूबसूरत जज्बे लिए अंबर के करीब आ गया। इसका मतलब है कि कल तुम्हारी कोई फ्लैट नहीं है ना? तुमने मुझसे और ताई जी से झूठ बोला है। अंबर ने शक भरी निगाह से साहिल की तरफ देखकर पूछा, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। क्या पागलपन है ये साहिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? झूठ बोला तुमने सबसे, क्या सोचेंगे वो? मैं कल आ जाती ना, एक दिन नहीं रुक सके तुम। सच में तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अंबर ने चेहरे पर नाराजगी लाते हुए कहा। तो साहिल का भी मूड खराब हो गया। ड्राइविंग आती है ना तुम्हें? ऐसा करो, ये लो चाबी और चली जाओ वापस। उसने अंबर के हाथों में चाबी थमाते हुए कहा और गुस्से में ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। साहिल, अंबर ने पीछे से उसे आवाज़ दी। क्या साहिल? हाँ, डिसअपॉइंट कर दिया है ना मैंने तुम्हें, तो जाओ ना और जब तुम्हारा दिल करे तब आना। तुम्हें क्या लगता है कि सब्र नहीं है मुझ में? अरे 5 साल तुम्हारा इंतजार किया है और पूरी जिंदगी कर सकता हूँ मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया था कि इस वक्त को यादगार बना सकूं, तुमसे अपने दिल की सारी बातें कह सकूं, तुम्हें वो सब बताऊं जो तुमसे आज तक कभी नहीं कह पाया। तुम्हारे साथ गुजरा वो चंद खूबसूरत वक्त एक बार फिर से जिंदा कर सकूं, जिन्हें 5 सालों में तुम्हारे बगैर हर दिन याद करके जीता रहा हूँ। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी नज़र में तो मैं हमेशा ही गलत होता हूँ। तुम्हारे लिए तड़पा तो मैं ही हूँ ना। तुमने तो आज तक सिर्फ मुझसे नफरत ही की है, तो कैसे समझोगी तुम मेरी बेकरारी को? कहकर साहिल तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और अंबर चाहकर भी उसे दोबारा रोक न सकी। अनजाने में सही उसने साहिल का दिल एक बार फिर दुखा दिया था। वो चुपचाप पलटी और मेन गेट बंद करके उसे मनाने उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। अंबर की बेएतबारी से आहत होकर आंखों में आंसू लिए साहिल अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था कि तभी अंबर ने पीछे से आकर अपनी बाहें उसकी कमर में डाल दी और अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका दिया। आई एम सॉरी साहिल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस गलती से कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, अंबर ने धीरे से कहा। तो साहिल ने अपनी आंखें बंद करते हुए मुट्ठियां भींच लीं। थोड़ी देर तक उसे कुछ न कहता देखकर अंबर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने साहिल की आंखों में झांका तो साहिल ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। साहिल, अंबर ने उसे पुकारा तो साहिल ने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया और उसकी तरफ देखकर बोला, कर दिया माफ मैंने तुम्हें, नहीं हूँ नाराज मैं तुमसे। अच्छा, अगर नाराज नहीं हो तो फिर ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं तुम्हारे? अंबर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कह तो रहा हूँ कि नहीं नाराज हूँ तुमसे, बताओ क्या करूँ कि तुम्हें यकीन आ जाए? साहिल ने थोड़ा रूढ़ होकर कहा। तो अंबर चुपचाप वहाँ से कमरे के अंदर आ गई और साहिल ने एक बार फिर अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों तक वो वैसे ही खड़ा रहा कि तभी उसे कमरे में अंबर की चीख सुनाई पड़ी। वो घबराकर अंदर आया और सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गया। अपने फ़ोन को स्पीकर से कनेक्ट करके 5 साल पहले उस रात साहिल की जो टी शर्ट अंबर के पास रह गई थी, वो उसे शॉर्ट के साथ पहने हुए बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में उस वक्त साहिल के लिए मोहब्बत की एक पूरी दुनिया आबाद थी। साहिल किसी बुत की तरह हैरान होकर उसके उस रूप में खो सा गया था कि तभी अंबर ने हाथ बढ़ाकर वही गाना प्ले कर दिया जिस पर कॉलेज फेस्ट में उन दोनों ने साथ में ही डांस किया था। उसके करीब आकर अंबर ने उन्हीं पुराने स्टेप्स को याद करके अपना हाथ उसके सामने कर दिया। साहिल बस अभी उसे समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अंबर बोल पड़ी, तुमने तो कहा था कि मेरे साथ गुजरी उन चंद खूबसूरत यादों को हर दिन जिया है तुमने, फिर क्या सोच रहे हो साहिल? ये डांस भी मेरी उन्हीं यादों का हिस्सा है। अंबर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो साहिल ने अगले ही लम्हे उसके बढ़ाए हाथ को थामकर उसे अपने करीब खींच लिया और एक बार फिर उन्हीं स्टेप्स को करते हुए उस गाने के एहसासों में अंबर के साथ कहीं खो सा गया जैसे उस दिन खो गया था। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन कहीं पे मुझको गुम मिलो शायद। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। आज कितने सालों के बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये गाना उनके लिए ही बनाया गया हो। और गाने का अंत आते आते उसी दिन की तरह साहिल ने
अंबर के होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ लम्हे तक वो दोनों एक दूसरे में खो गए। साहिल से अलग होकर जब अंबर ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो मोहब्बत से उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? अंबर ने उसकी नजरों की तपिश से उलझकर पूछा। देख भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। क्या? यही कि अभी तक तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना इस डांस के बाद तो थप्पड़ भी था ना। साहिल ने शरारत से उसे देखते हुए पूछा तो अंबर हंस पड़ी। इसीलिए नहीं मारा क्योंकि उस थप्पड़ का पछतावा बहुत महंगा पड़ गया था मुझे, अंबर ने उसके कान के पास आकर कहा। तो साहिल ने उसे अपने और भी करीब कर लिया। अच्छा, तो उस वक्त जो कुछ हुआ वो तुम्हारे लिए सिर्फ उस थप्पड़ का पछतावा था? वैसे पछतावे में आकर तुम कुछ ज्यादा नहीं कर गई थी? साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो अंबर की धड़कनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। ऐसा नहीं था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी, अंबर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। तो साहिल को उस पर टूटकर प्यार आ गया। वो उसकी घबराहट को अब एंजॉय करने लगा था। अच्छा, फिर क्या वजह थी? उसने अंबर के पास अपना चेहरा लाकर सरगोशी की। कोई वजह नहीं थी, अंबर ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा और वहां से जाने की कोशिश की। तो साहिल ने दोबारा से उस पर अपना घेरा तंग कर दिया। वैसे बहुत जिद्दी हो तुम अंबर, कह क्यों नहीं देती कि उस वक्त भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? साहिल ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा। तो अंबर की सांसें तेज हो गईं, पर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। फिर तो ये बात तुम्हारे लिए मैं भी कह सकती हूँ, अंबर ने कहा। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? मुझे तो तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन अपने बर्थडे पर ऋषभ ने तुम्हें प्रपोज किया था। जब वो तुमसे पूछ रहा था तो ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था तुम उसे मना कर दो। तुम्हारा हाँ बोलना अच्छा नहीं लगा था मुझे। तब लग रहा था कि वो फीलिंग ऋषभ की वजह से है। वो मेरा दोस्त था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, शायद इसलिए ऐसा सोच रहा था। पर बाद में समझ आया कि वो एहसास सिर्फ तुम्हारी वजह से था। कहते हुए साहिल की आंखें नम हो गईं। तो अंबर ने उसे हक कर लिया। एक बात पूछूं? थोड़ी देर बाद साहिल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ पूछो। तुमने ये टी शर्ट अभी तक संभाल के क्यों रखी थी? मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, तुम्हें तो इसे फेंक देना चाहिए था अब तक, साहिल ने उदासी से पूछा। तो अंबर की भी आंखें नम हो गईं, क्योंकि मेरे पास तुम्हें याद करने के लिए अपने उस डांस की फोटो नहीं थी ना, तुम्हारी तरह। बस यही एक टी शर्ट थी जिसमें तुम्हारा एहसास था, इसे कैसे फेंक देती? वो कहते हैं ना, बेवफा से भी प्यार होता है। यार कुछ भी हो, यार होता है, अंबर ने उसे देखते हुए कहा। तो साहिल कुछ पल के लिए उसकी गीली आंखों में खोसा गया। पर मैं बेवफा नहीं था अंबर, उसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, पर बेवफाई तो की थी ना तुमने, अंबर ने कहा। इतने साल उसी की सजा दे रहा था खुद को। तुम्हारे पास तो पर्व था, मेरी तरह किसी की फोटो की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, साहिल ने कहा। हाँ, पर उस पर मैं तुम्हारा गुस्सा तो नहीं निकाल सकती थी ना, इसीलिए टी शर्ट पर निकालती थी, कहते हुए अंबर हंस पड़ी। उसकी बातों ने साहिल का दिल धड़का दिया। वो उसे नजर भर कर देखने लगा। उसकी नजरों से नर्वस होकर अंबर ने उसे फिर पुकारा। साहिल कहाँ खो गए? सोच रहा हूँ, जब तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो आज तक मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? उसने पूछा। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने प्यार पर तो यकीन था, पर तुम्हारे नहीं, इसलिए आजमा रही थी तुम्हें, अंबर ने आराम से कहा। और अब? साहिल ने उसकी तरफ झुकते हुए शोक नजरों से पूछा। तो अंबर ने उसके इरादों को भांप लिया। अब ये कि तुम फेल हो गए हो, इसलिए दोबारा ट्राई करना, मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास। अंबर ने उसे खुद से दूर धकेला और चाबी उठाकर नीचे की तरफ भागने लगी। अंबर रुको, इस हुलिये में जाओगी? साहिल ने अंबर पर एक गहरी नज़र डालते हुए कहा। हाँ ऐसे ही जाऊंगी, यहाँ तुम्हारे साथ रुकने में ज़्यादा खतरा है मुझे, वो पार्किंग की तरफ भागते हुए बोली और नीचे आकर दूर से ही गाड़ी अनलॉक कर दी। अच्छा खतरा है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। साहिल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, पर तब तक अंबर जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक साहिल ने अंदर आकर उस पर अपनी पकड़ बना ली थी। अब भाग कर दिखाओ, कहते हुए साहिल ने उसे अपने करीब खींचा। तो अचानक ही दोनों की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी और दोनों को ही जैसे कुछ याद आ गया।
अंबर ने घबराकर साहिल की तरफ देखा तो वह एक गहरी मुस्कान लिए नजरों से न जाने कितना कुछ कह रहा था। क्या ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मैं बस गलती से पीछे आकर बैठ गई। ये सब रिक्रिएट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ये बस हो गया। साहिल की अपने ऊपर पड़ने वाली नजरों से नर्वस होकर अंबर ने सफाई दी तो साहिल ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हुए अपनी उंगलियां उसके बालों में उलझा दी। बहुत बोलती हो तुम। उस वक्त साहिल को अंबर के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस अपने बेकाबू होते जज्बातों के साथ उसके होठों पर झुकता चला गया तो अंबर ने भी खुद को उसके हवाले करके अपनी आंखें बंद कर लीं। अनजाने में ही सही, पर वो दोनों अपनी मोहब्बत के आगाज से उस पल को एक बार फिर से जी रहे थे। मोहब्बत इम्तिहान लेती है और फिर जब देती है तो बेशुमार देती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।